गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू विद्यास्थल दोस्तों। मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। कैसे हो भाई। और आज दूसरी मुलाकात है हम लोगों की, और कहीं ना कहीं आज का जो चैप्टर जो आप मेरा एज पर शेड्यूल देखेंगे वो है कॉस्ट शीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यकीन मानो यार, इसके बिना तुम कॉस्टिंग को सोच नहीं सकते हो, इसके बिना तुम कॉस्टिंग को नहीं सोच सकते हो। ये हमेशा से था कॉस्टिंग में, लेकिन अब ये अगर मैं बात करूं सीए इंटर न्यू सिलेबस की, तो दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। इसको इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर का बाकायदा नाम है। और न्यू सिलेबस में मई 2018 से हमारा न्यू सिलेबस चालू हुआ था, तब से एक पेपर ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ना आया हो। 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और इसके बिना मैं कह चुका हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप कॉस्टिंग को एज्यूम नहीं कर सकते। और एक बात और बोलूँगा यार, ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं, ये हमारे पिछला जो लेक्चर था, जो कॉस्ट का इंट्रोडक्शन था, आप ये भी मान सकते हैं कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ऑब्वियसली मैं अपने सारे लेक्चर्स जो है वो अपने हिसाब से एक, ताकि सीक्वेंशियल बच्चे को समझ में आए उस तरीके से यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपको कॉस्ट की इंट्रोडक्शन भी आप इसको मान सकते हैं, बेसिक्स भी आप इसको मान सकते हैं। भाई आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा, ठीक है ना। मैं आप लोगों का कॉस्ट गुरु, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो आज की कार्यवाही हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं ये बात बता दूं आप लोगों को, जैसे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना। एक आपने देखा है वो सीरियल्स में क्या आता है, अब तक आप लोगों ने देखा, तो मैं आपको बता दूं अब तक आप लोगों ने क्या देखा है। अब तक आप लोगों ने ये देखा कि कॉस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में जो भी खर्चे आते हैं, जो भी लागत लगती है, उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे एक प्रोडक्ट का हम काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ज़्यादातर जो कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ज़्यादातर हम लोग, आप जब आगे जाके देखेंगे कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, चेक करना। तो कॉस्ट ऑडिट किन के होते हैं, जैसे मैं ये लिखवाता भी हूँ कि कॉस्टिंग जो है दैट्स मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस। तो वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस में मेनली जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ही आते हैं। छोटे मोटे ट्रेडर्स कहीं ना कहीं कॉस्टिंग को नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, तो एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पर सीखने वाले हो, ठीक है जी। ऑब्वियसली आप मेरे पास आप लोगों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मैं बिल्कुल बना के रखता हूं, ताकि एक क्विक रिवीजन के तौर पे वो चीज़ हम यूज़ कर सकें। लेकिन पहले हमें प्रॉपर इलेबोरेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले आप लोग मेरी वर्डिंग्स में सब चीज़ों को देखेंगे। आपको हाथ के हाथ अपना, मैंने पहले बता चुका हूँ, कॉपी पेंसिल तैयार रखना होता है, सब कुछ नोट डाउन आपको करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ सर, लर्निंग का अभी भी प्रोसीजर वही है जो पहले हुआ करता था। अब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, अब चीज़ों को अपने हाथ से लिखोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ऐसे ही देख लोगे स्क्रीन पर, कुछ पढ़ लोगे, इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपने वाइट बोर्ड पर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर देखिए, हमें करना क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर निकालना है। ये बात आप पढ़ चुके हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमें देखना होता है। अब सर मैं आपको बता दूं, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर डिटेल्ड स्टेटमेंट, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर डिटेल्ड स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम लोग बनाने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक नया टर्म हमारे पास आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं बिल्कुल कहानी के तौर पे चल रहा हूँ। अब ये समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है भाई। देखो, जब मैंने कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी तो आपको याद होगा, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ऑब्लिक रेंडरिंग द सर्विसेज। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में या फिर सर्विस को देने में जो कॉस्ट आती है वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो या बनाने के बाद बेचना भी चाहते हो? सर बेचना भी चाहते हैं, और क्या प्रोडक्ट बना के तिजोरी में बंद करना है उसको? ऑब्वियसली बेचना तो है ही। तो मैं एक अपनी डेफिनेशन में, जैसे मैंने लिखा था एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, वहां पर मैं प्रोड्यूसिंग की जगह सेलिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। आप लोग भी चाहें तो प्रोड्यूसिंग की जगह सेलिंग वर्ड जो है कॉस्टिंग की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, एसरटेनमेंट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। भाई
तो देखा जाए प्रोडक्ट को बेचने तक की जो कॉस्ट होती है, मैं आपको पहले से एक हिदायत दे रहा हूँ, अपने नोट्स बिल्कुल अपने हिसाब से बनाना। आपको किसी और भाषा में जैसे कंफर्ट हो, चीज़ों को हिंदी में लिखना है, प्लीज़ राइट इट डाउन, प्लीज़ राइट इट डाउन। कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहीं ना कहीं मेरा मतलब होता है, मैं इसको इलेबोरेट कर लूँ, कॉस्ट टिल सेलिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट टिल सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को बेचने तक की जो टोटल कॉस्ट है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें एक प्रोडक्ट की निकालनी है, तो वी आर प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड स्टेटमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। और भाई इस स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से कहा जाता है कॉस्ट शीट। तो पहले तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट तरीके से बैकग्राउंड टॉपिक का बताऊंगा। हम लोग कॉस्ट शीट बनाना मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना। कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये बोल दिया जाए कि बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाओ, बच्चा कह रहे ये क्या भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट शीट ही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट शीट ही है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब आपको ये ढंग से समझनी है। एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बोला, कॉस्ट शीट आप ये मान के चलिए कॉस्टिंग के बेसिक्स भी हैं, ठीक है, ये आने वाले कई चैप्टर्स की समरी भी है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने का जो सीक्वेंस होता है, प्रोडक्ट को बनाने का जो सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट भी लगती है, हमारे खर्चे भी लगते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। फॉर प्रिपेयरिंग दिस कॉस्ट शीट, फॉर प्रिपेयरिंग दिस कॉस्ट शीट, सबसे पहले आपको ना कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको, अगर मैं कंपैरिजन में बोलूं तो आज की क्लास आपकी पिछली क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, आप लोग भी डालिए, नोट्स टू कॉस्ट शीट। अभी कॉस्ट शीट के बारे में थोड़े से नोट्स जो है वो हम यहां पर लिखने वाले हैं, नोट्स टू कॉस्ट शीट। चलिए नोट्स शुरू करते हैं। नोट्स में मेरा सबसे पहला पॉइंट, नोट्स में मेरा सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लासिफिकेशन? मेरे ख्याल से बचपन में भी ये शब्द सुना होगा, है ना, अकाउंट्स में भी तो क्लासिफिकेशन आती है रिकॉर्डिंग के बाद। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है यार बंटवारा करना। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा करना, यानी एक तरीके से मैं बोल रहा हूं कॉस्ट कितने टाइप की है, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। और यकीन मानो कॉस्ट बहुत सारे टाइप की होती है, अलग अलग हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से कॉस्ट अलग अलग टाइप की होती है। सीक्वेंशली समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ड का नाम सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है भाई? ये ICAI, हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद इशू करती है, क्या होता है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको बताते हैं कि अकाउंट्स कैसे करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, ठीक है ना, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। ये कौन इशू करता है? ये ICMAI इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं भैया जो हमारे CMA वाले दोस्त हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कुल मिला के 24 स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसकी लिस्ट आपको मेरी नोट्स में भी आपको मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, गूगल पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो दिस इज मेनली फॉर CMA स्टूडेंट्स, ठीक है। अब CA वाले ये मत कहना यार हमें क्यों बता रहे हो, फिर भैया प्लीज नॉलेज जितनी मिले उतनी अच्छी, ठीक है ना। ये आपके कोर्स में आपको डिफरेंस लग रहा है, लेकिन बाद में जब आप प्रोफेशनल बनते हैं तो देखा जाए तो कोई फर्क नहीं होता, हम सारे सब काम करते हैं। तो नॉलेज जितनी मिले उतनी लो। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 1 है दैट रिलेट्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द टेल यू द अबाउट व्हाट आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शुरू कर रहा हूँ। अब देखो भाई, सबसे पहले जो मैं कॉस्ट को बांट रहा हूं वो मैं बांट रहा हूं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाली बात शायद आपने मेरी पिछली क्लास में भी सुनी होगी, ठीक है ना। कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं रिपीट होने वाली हैं, टेंशन मत लेना, और आपको हाथ के हाथ लिखना है।
आइडेंटिफिकेशन क्या था, अब मैं और इलेबोरेटली समझाने वाला हूं। एक वो कॉस्ट होती है जो हम पहचान पाते हैं कि ये खर्चा किसके लिए हुआ है, एक वो कॉस्ट होती है जो हम पहचान नहीं पाते यार ये खर्चा किसके लिए हुआ है। एक्चुअली वो खर्चा जो होता है ना वो कॉमन खर्चा होता है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की कॉस्ट पिछली बार भी डिस्कस हुआ था, दो होती हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी हमारी हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप और इलेबोरेटली समझने वाले हो, ठीक है। एक ऐसी कॉस्ट जिसको हम पहचान सकें स्पेसिफिकली कि ये खर्चा हमने इस प्रोडक्ट के लिए किया है, इस डिपार्टमेंट के लिए किया है, इस एम्प्लॉय के लिए किया है, उसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा। जिसको मैं नहीं पहचान सकूं उसको मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए थे और दूंगा, और अभी हम लिख भी लें। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट विच इज स्पेसिफिकली इंकर्ड। देखो वर्ड आ रहा है स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली क्या होता है, सिर्फ इसी के लिए। कॉस्ट विच इज स्पेसिफिकली इंकर्ड for a specific cost center, for a specific cost center। अभी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड भी आ गया कॉस्ट सेंटर, ठीक है, जिसको बताऊंगा अभी, टेंशन में तो बताना तो सब है भाई। कॉस्ट विच इज स्पेसिफिकली इंकर्ड फॉर अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के ब्रैकेट में मैं प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट ये लिख देता हूं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस चीज की आप कॉस्टिंग करते हो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले भी दिए थे, मैकडी वाला एग्जाम्पल था। अब मैकडी बहुत सारे वो बंद खरीद के लाता है। अब उसको पता है कि ये जो बंद मैं खरीद के लेकर आया हूं ये मेरे को बर्गर में लगाने हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, मतलब जिसको हम डायरेक्टली पहचान सके, जिसको हमको आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई कैन से कि ये जो ब्रेड है ये इस बर्गर पे लगने वाली है, तो ये ब्रेड जो है ये इस बर्गर की डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं, अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक डिफरेंट कलर पेन से पहले तो मैं ये लिख दूं कि कॉस्ट सेंटर वर्ड क्या होता है। कॉस्ट सेंटर वर्ड क्या होता है, और मैं जब भी किसी चीज का मतलब बता रहा हूं तो मैं सच बता रहा हूं, मैं रियल में मतलब ही बता रहा हूं, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये सेम वर्ड्स आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कॉस्टिंग में इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपको पूरी कोई थ्योरी की बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, देखो भाई, एनी प्रोडक्ट ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑब्लिक लोकेशन ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑब्लिक मशीन, ठीक है ना, और एनी ऑफ दीज for which costing is being done। मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, मैंने लिखा है कोई भी प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एम्प्लॉय, मशीन जिसके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। समझो, एग्जांपल जरूर दूंगा यार, सुनो। आप जब किसी चीज की कॉस्ट शीट बनाओगे, किसी की भी कॉस्टिंग करोगे तो हेडिंग तो डालोगे ना कि मैं किसकी कॉस्टिंग कर रहा हूं, दैट्स कॉस्ट सेंटर। दूसरा एग्जांपल, आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट पी, ठीक है ना, आई एम कैलकुलेटिंग दैट व्हाट कॉस्ट आई एम इज बीइंग इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी को मैं अपना कॉस्ट सेंटर बोलूंगा। मेरा 4 डिविजन्स में काम है, मेरा नॉर्थ दिल्ली में भी काम है, मेरा साउथ दिल्ली में भी काम है, ईस्ट दिल्ली में भी काम है, वेस्ट दिल्ली में भी काम है। मैं देखना चाह रहा हूं कि ईस्ट दिल्ली में काम करने का मेरे को खर्चा कितना आ रहा है। मैं ईस्ट दिल्ली की हेडिंग डाल के स्टेटमेंट बना रहा हूं, ईस्ट दिल्ली वुड बी कॉल्ड एज माई कॉस्ट सेंटर। जिस चीज की आप कॉस्टिंग कर रहे हो दैट्स कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर। बात क्लियर है, सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो, ठीक है जी। तो जब आपको पता हो कि ये वाली कॉस्ट इस वाले काम के लिए लग रही है, ठीक है ना। जैसे एक ना मेरे दिमाग में एक बड़ा ही, सही बताओ तो अजीब सा एग्जांपल आ रहा है, जैसे कि जैसे जब हम मोमोज खाते हैं, ठीक है ना, मुंह में पानी आ गया होगा, मोमोज खाते हैं तो म्यूनीज एक साथ में मिलती है। अब म्यूनीज का जो कल्चर है वो मेनली जो शुरू हुआ था जब मोमोज पहले शुरू में आए थे तो दैट वाज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। बाकी दिल्ली में कई बार म्यूनीज नहीं चलती थी। तो अगर मोमोज वाला अपनी डिवीजन वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करे, मान लीजिए वो अपनी दुकान उसकी 4 डिविजन्स में है, तो म्यूनीज की कॉस्ट को वो सिर्फ वेस्ट दिल्ली के कॉस्ट सेंटर में लिखेगा, बाकी में नहीं लिखेगा, क्योंकि बाकी जगह म्यूनीज नहीं चलती, बाकी जगह म्यूनीज की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो म्यूनीज इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर वेस्ट दिल्ली डिपार्टमेंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देने की मैंने आपको कोशिश करी है, तो और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली इंकर्ड, कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली इंकर्ड, बल्कि मैं लिखूंगा रादर इट इज अ कॉमन कॉस्ट। रादर क्या होता है, बल्कि, रादर इट इज अ कॉमन कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जो स्पेसिफिकली किसी के लिए इंकर नहीं हुई है बल्कि वो कॉमन कॉस्ट है। इसके एग्जांपल में जैसे मेरे दिमाग में सबसे बढ़िया आ रहा है रेंट, जो मैंने पिछली बार भी बोला होगा, मैकडी का रेंट जा रहा है। अब मैकडी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये रेंट चिकन मैकग्रिल के लिए है, ये रेंट मैक आलू टिक्की के लिए है, पिज्जा मैकपफ के लिए है। भाई कॉमन है, क्या है, कॉमन है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए। चलिए अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं और अब और मजा होने वाला है। बच्चा कहता है, मैं बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से कहीं ना कहीं पढ़ाना पसंद करता हूं। बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? अभी तक तो आपने सिर्फ ये बताया है कि एक कॉस्ट ऐसी होती है जिसे हम पहचान पाते हैं कि ये किसके लिए लग रही है, और एक कॉस्ट ऐसी होती है जो कॉमन होती है तो हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। लेकिन सर असल में कॉस्ट होती क्या है, मतलब क्या क्या खर्चे होते हैं जब हम काम कर रहे हैं, काम करते समय क्या क्या खर्चे होते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चल रहा है जिसमें हमने पहला पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं लिख रहा हूं। चलिए तो अब दोस्तों सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज अब जो मैं लिखने वाला हूं। अभी आपने देखा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने किया था। सेकंड इज एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉस्ट में जब हम एक तरीके से प्रोडक्ट को बनाते हैं तो असल में लगता क्या क्या है। एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं कई बार बच्चों को समझाता हूं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स नहीं होते किसी चीज़ के कि इसमें क्या क्या है, तो असल में कॉस्ट क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एलिमेंट्स बेटा 3 टाइप के होते हैं, आपसे ही पूछूंगा, आपके बिना नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? घर का रेफरेंस लेते हैं, घर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा? आई थिंक ईंट, पत्थर, रेत, सबसे पहले यही लगती है। व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? दिस वुड बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। ये वर्ड ऐसा है जो आपने बचपन से सुना होगा। तो मेरी सबसे पहली कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हो गई मटेरियल कॉस्ट। चलिए आप मुझे बता सकते हैं अपने घर वाले रेफरेंस को ही कंटिन्यू करते हुए, मटेरियल के बाद नेक्स्ट चीज क्या लगती है? अब मटेरियल में भैया घर, कहीं ना कहीं घर की बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी। अब पहली बात तो मटेरियल को लगाने के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं, उन बंदों को पैसे देने पड़ते हैं जिनको आप बोल सकते हैं लेबर। तो सेकंड इज माय लेबर कॉस्ट। और अब मैं आपको बता दूं, लेबर को आप एम्प्लॉय भी बोल लें तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट ने लेबर की जगह एम्प्लॉय कॉस्ट ही चैप्टर का नाम रखा हुआ है। तो मेरे बचपन में तो तुम सोचते थे ना कि लेबर तो अलग लोग हो गए, लेबर तो मजदूर किस्म के लोग हो गए, एम्प्लॉय तो बड़े हाई क्लास लोग होते हैं, टाई पहनने वाले। भाई हमारे लिए जो भी काम करता है वो हमारी लेबर है या हमारे एम्प्लॉय है, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें एम्प्लॉय भी कह सकते हो। मैं आपको सही बताऊं तो जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं कहीं ना कहीं विदेशियों के नज़र में, ठीक है ना, अमेरिका, UK की नज़र में ये कहा जाता है कि इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, वो उन लोगों को लेबर बुलाते हैं। तो हमारे लिए जो भी काम करता है हम उसको लेबर बोलेंगे या फिर एम्प्लॉय बोलेंगे। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पेन का एग्जांपल ला रहा हूं। अब मैं घर से स्विच करके पेन पर आ रहा हूं। ये पेन को बनाने में मैंने एक अंदर एक चिप इसके अंदर है, इसके अंदर एक बैटरी है। वो चिप और बैटरी मैं बाजार से खरीद के लेकर आया। नाउ आई कैन से दैट एज माई मटीरियल, ठीक है। अब मैंने कुछ बंदे काम पे रखे हुए हैं जो इस चिप को, इसकी बैटरी को उसमें फिट करते हैं, पूरे पेन को, पेन की बॉडी को उन्होंने बनाया है, पेन की निब को उन्होंने बनाया है। उन लोगों को मैं पैसे दूंगा, उसको मैं कह सकता हूं मेरी लेबर कॉस्ट है। आप मुझे बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या मेरी इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं होंगे? क्या मेरे इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। देखिए भाई, अगर मैं सीक्वेंशली बोलूं, मैं ये पेन के सड़क पे बैठ के बना रहा हूं। एक जगह मैंने ले रखी होगी जहां पर मैं ये पेन को प्रोड्यूस करता हूंगा। जिस जगह प्रोडक्शन होती है दैट प्लेस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री। फैक्ट्री के अलावा फैक्ट्री में बहुत सारे बिजली पानी वाले खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट प्लेस होती है दैट्स कॉल्ड एन ऑफिस।
उसके खर्चे हो सकते हैं। मैं अभी फैक्ट्री और ऑफिस आपको अभी आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया समझाने वाला हूं, मुझे थोड़ा टाइम देना। फिर बेचने वाले खर्चे भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सेल्समैन कमीशन। तो भाई देखा जाए तो इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने यहां पर लिख दी एक्सपेंसेस। क्या लिख दी भाई? एक्सपेंसेस। बात क्लियर है? 3 कैटेगरी मैंने बना दी। अब ठीक है ना, अब मैं इनकी लिंकिंग जो है वो अभी करने वाला हूं। अब जो आने वाला है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं लिंकिंग ऑफ जो हमने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू किया फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट में हमने एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू किया, उन दोनों को आपस में जोड़ने वाला हूं। सर क्यों जोड़ रहे हो भाई? एक्चुअली कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, खर्चा तो खर्चा होता है, उनको अभी हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, लेकिन आपको यह बताना भी जरूरी है कि कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, ये सारी चीजें एक ही है। आपको याद हो तो 11th में भी आपने एक्सपेंसेस को एक पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा था। अगर आपको याद हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी एक नजरिया था, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो भाई, 3 टाइप की कॉस्ट हमने लिखी, मटेरियल कॉस्ट, दूसरी हमने लिखी लेबर कॉस्ट, और तीसरे को अभी के लिए हमने बोला एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, मटेरियल और लेबर आपको क्या लगता है ज्यादातर आप इसे क्या बोलोगे? आपसे पूछ रहा हूं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल और लेबर क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? ज्यादातर बच्चों का जवाब आता है सर मटेरियल और लेबर डायरेक्ट कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं वो ठीक कह रहे, क्योंकि ओवरऑल अगर कोई मेरे से ऐसे ही पूछ रहा है तो मैं यही बोलूंगा बेटा डायरेक्ट कॉस्ट ही है, क्योंकि मटेरियल और लेबर सीधे सीधे मेरे प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं और उनके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता। डायरेक्ट कॉस्ट की एक पहचान, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में एक बात ये भी बोलूंगा कि बिना डायरेक्ट कॉस्ट के प्रोडक्ट का ढांचा भी नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं मटेरियल और लेबर, एक स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, कल को कोई आपसे पूछता है तो ओवरऑल सेंस में, एमसीक्यू सेंस में, मटेरियल और लेबर कहीं ना कहीं दोनों हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन हम क्लियर कर लें बात को, और क्लियर कर लें, अब हर खर्चा कुल मिला के देखा जाए तो 2 टाइप का हो सकता है, हर चीज 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस में देखिए, देयर कैन बी डायरेक्ट मटेरियल एंड देयर कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ आई एम गिविंग यू द प्रॉपर एग्जांपल्स। मैंने शायद पिछली बार भी बोला था, मेरी फर्नीचर की वर्कशॉप है, मेरे को ऑर्डर आया पोडियम बनाने का, ऑर्डर आया पोडियम बनाने का। मेरे पोडियम में वर्कर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सिल्वर कलर का सनमाइका चाहिए। सनमाइका ये पत्ती जो बाहर जिससे हमारा फर्नीचर शाइन करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि सिल्वर कलर का सनमाइका उसको पोडियम पर चाहिए। मैं सनमाइका की शीट बाजार में मिलती है वो लेकर आया। क्या सनमाइका मेरा फिनिश प्रोडक्ट है? क्या सनमाइका बेचने का मेरा काम है? नहीं। सनमाइका को क्या बोलोगे? दैट्स माय मटेरियल। आप अब याद रखें, बचपन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बचपन की पढ़ाई ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के लिए थी, खरीदने बेचने वाले की। अब हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो मैं शीट, सनमाइका की शीट लेकर आया हूं जिसको यूज करूंगा अपनी पोडियम बनाने के लिए। तो अब मुझे पता है कि ये सनमाइका की शीट इस पोडियम के लिए, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज माय डायरेक्ट मटेरियल। आपको बात क्लियर है? पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्द का मतलब बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मैं बाजार से 50 किलो का फेविकॉल का डब्बा लेकर आया, कुछ कील लेकर आया, कुछ पेच लेकर आया। वो जो मैं लेकर आया हूं दैट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर माय पोडियम, बल्कि दैट्स फॉर माय इंटायर वर्कशॉप। तो वो जो खर्चे हो गए, अब वो भी मटेरियल है, वो भी मटेरियल है, लेकिन वो कॉमन है, उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि ये फेविकॉल इस वाले पोडियम में लगने वाला है। भाई वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। तो डायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल में यहां पर लिख रहा हूं मैं भाई सनमाइका। आप सनमाइका को मेरे ख्याल से अंग्रेजी में भी सनमाइका ही कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में मैं लिख रहा हूं फेविकॉल। फेविकॉल दैट्स प्रमोटेड बाय करीना कपूर जी, ठीक है। समझ गए? हर चीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। देयर कैन बी डायरेक्ट लेबर, देयर कैन बी इनडायरेक्ट लेबर। अब मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को एक स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत है। वो इंजीनियर को मैं लाया, ये इंजीनियर इस प्रोडक्ट के लिए है, डायरेक्ट लेबर। अब मैंने कोई एक कॉमन बंदा रखा हुआ है, समवन लाइक पियून टाइप बंदा हो गया, ठीक है ना। अब
उसको जो मैं सैलरी दे रहा हूं, सर अब ये तो नहीं है कि मैंने उसको सिर्फ पोडियम के लिए रखा हुआ है, उसको मैंने अपनी पूरी दुकान के लिए रखा हुआ है, पूरी वर्कशॉप के लिए रखा हुआ है, दैट्स माई इनडायरेक्ट लेबर। आप समझ गए? मेरा वो पियून इनडायरेक्ट लेबर ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं सिर्फ पोडियम वालों को ही चाय पिलाऊंगा, बाकी काम वालों को चाय नहीं पिलाऊंगा। ये कैसी सी बात हुई भाई? इसी बात पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है? मैं देखिए, हम लोग सही बताऊं तो इस सब्जेक्ट में बहुत खिचड़ी की तरह चर्चा कई बार को करनी पड़ती है। देखिए, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी एक वर्कशॉप है, उस एक जगह है, एक फैक्ट्री है मेरी, ठीक है? मैं बैग बनाता हूँ, बैग, स्कूल वाले बैग बनाता हूँ। मैंने अपने काम पे, मैंने अपनी दुकान पे एक बंदा रखा हुआ है जो शटर उठाएगा, गिराएगा, चाय पानी पिलाएगा, साफ सफाई करेगा। मेरा आपसे सिंपल सवाल है कि जो उस पियून को जो मैं सैलरी दे रहा हूं, क्या मैं उसको अपनी बैग्स की कॉस्ट में ऐड करूं? दो ही जवाब बनते हैं भाई, हाँ या ना। ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। बहुत बच्चे ना बोलते हैं कि नहीं, उसको बैग्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। शायद उनके पीछे का लॉजिक ये है, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे बैग को बनाने का पियून से क्या लेना देना, वो थोड़ी बना रहा है बैग। ठीक है भाई, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट तो है। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए इस सब्जेक्ट में मुझे आपको ना नॉलेज पूरी देनी पड़ेगी, आपको यार रट नहीं सकते। एक हैशटैग डाल के मैं एक बात लिख रहा हूं, कोई भी आइटम अगर आप सोचते हैं कि ये कॉस्ट में नहीं आनी चाहिए, तो एक तरीके से आप उसको सेलिंग प्राइस में भी इंक्लूड नहीं कर रहे। यार वही बचपन वाली इक्वेशन दोबारा से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कोई चीज अगर कॉस्ट में नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्राइस में भी इंक्लूड नहीं हो रही ना। दैट मीन्स आप उस आइटम को कहीं ना कहीं कस्टमर से रिकवर नहीं कर रहे। मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी एक्सपेंस को अगर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब ये निकलता है कि उसको आप कस्टमर से रिकवर नहीं करना चाहते, नॉट बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। आप अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कस्टमर से ही तो निकालते हो, आप अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कस्टमर से निकालते हो। मेरी बात को समझ रहे हो भाई? दिल पे हाथ रख के बोल दो एक बार, समझ रहे हो मेरी बात को? आप उसे, अब मैं ही बोलूंगा, कस्टमर से नहीं निकाल रहे तो बेटा कहां से लाओगे? घर से खर्चा चलाओगे उसका। पियून की सैलरी क्या अपने घर के बीवी के जेवरात बेचकर निकालोगे? हैं? पापा का पुराना चश्मा बेच के निकालोगे? कहां से निकालोगे? कस्टमर से ही निकालोगे ना। बिजनेसमैन कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट अपने पास से नहीं करता, वो सारा खर्चा कहीं ना कहीं कस्टमर से निकालता है। हाँ, ऐसे कुछ खर्चे हैं जो इट इज इलॉजिकल टू इंक्लूड इन कॉस्ट, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ना, अब टेंशन मत लो। लेकिन बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, आप अगर आप ऐसा सोचने लग गए ना कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट ही कस्टमर से चार्ज करूंगा, तो बेटा आज की तारीख पे ना बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती हो जाती। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप स्टारबक्स के शोरूम में कॉफी पीने जाते हो, ठीक है? आपको क्या लगता है कि क्या वो आपसे सच में कॉफी के ही पैसे लेते हैं? कॉफी बनाने में कॉफी बीन्स लगी, दूध लगा, चीनी लगी, उसको बनाने के लिए एक बंदा उन्होंने काम पे रखा हुआ है, क्या वो सिर्फ उसके मटेरियल और लेबर के ही आपसे पैसे ले रहे हैं? नहीं सर। आप अगेन अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, आपसे वो आपसे अपने बिजली, पानी, बाकी सारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो भी वो आपसे लेते हैं। वो अपने जो उन्होंने बंदा रखा होगा ना साफ सफाई का शोरूम का, उसकी सैलरी भी कहीं ना कहीं वो आपसे कवर करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं कह रहा। मुझे कोई डिसएग्रीमेंट कर रहा है, करे यार, मैं बहस करने को तैयार हूं, मुझे इस बात पे कोई नहीं। आपको क्लियर होनी चाहिए बात, आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं 100 बात की एक बात बोल दूं, हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेचता है कि एक तो उसका सारा खर्चा निकल जाए, दो सपने हैं बिजनेसमैन के, एक तो उसका सारा खर्चा निकल जाए, दूसरा उसको मनचाहा प्रॉफिट हो जाए। शायद ये बात पिछली बार भी बोली गई होगी। बातें रिपीट होंगी कॉस्टिंग में, बातें रिपीट होंगी। चलिए जी, ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, अब एक्सपेंसेस भी है। नाउ मैं एक्सपेंसेस को थोड़ा यहां नीचे कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को नीचे कर रहा हूं। एक्सपेंसेस कैन फर्दर बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये थोड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो। भाई बिल्कुल करूंगा। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस
पहली बात तो डायरेक्ट वर्ड अगर आगे लग गया तो दैट मीन्स इट्स पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंस्टीट्यूट ने ये बोला, पहली बात तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी है कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये बोला गया है डायरेक्ट कॉस्ट बट अदर देन, डायरेक्ट कॉस्ट बट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ये इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट लेकिन उसमें कोई भी मटेरियल और लेबर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। आपका मटेरियल और लेबर उस डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड आपकी नहीं है, ठीक है। अब सुनिए क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसकी। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके प्रोडक्ट से स्पेसिफिक हो, ये इसके लिए, लेकिन उसको आप मटेरियल लेबर नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मशीन 1 या 2 दिन के लिए किराए पे लानी पड़ी। अब मशीन के किराए को ना तो डायरेक्ट तो है, डायरेक्ट एक्सपेंस के जितने एग्जांपल पढ़ोगे ना, बुक में पढ़ लो, सब में ये लिखा होगा द कॉस्ट विच इज स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, एनी कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अब मैं एक मशीन किराए पे लाया, इसके लिए है, डायरेक्ट है, लेकिन ना तो मटेरियल है ना तो लेबर है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक बात और लिखूंगा, वो भी डिफरेंट कलर पेन से। डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली इज अ रेजिडुअल कैटेगरी इन द डायरेक्ट, इन द ओवरऑल डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर रेजिडुअल आइटम है। व्हाट इज रेजिडुअल? बचा कुचा, बचा कुचा, ठीक है ना। इनकम टैक्स पढ़ते हो ना, विशाल सर ने आपको बड़ा भैया मेहनत से आपको पढ़ाया आपको, ठीक है। उसमें आपने देखा अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट की रेजिडुअल कैटेगरी है। गवर्नमेंट कहती है कहीं पर टैक्स नहीं मिल रहा, सैलरी में नहीं मिल रहा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, इसकी इनकम अदर सोर्सेज में डाल दो। तो ऐसे ही ये आपकी बची कुची कैटेगरी है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, जो कई बार क्वेश्चंस में भी देखा जाता है। दैट एग्जाम्पल इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है सर? आप किसी और की टेक्नोलॉजी को और किसी के काम करने के तरीके को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाते हो, तो अकॉर्डिंग टू पेटेंट्स एक्ट, आई थिंक आपने पेटेंट वर्ड सुना होगा, पेटेंट इज एन इंटेंजिबल राइट। जैसे मैंने अगर कोई एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बनाई तो मैं उस टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करा देता हूं, पेटेंट करा देता हूं, ताकि कोई उसको और चुरा ना सके, और अगर उसको कोई यूज करेगा तो उसको मुझे हर प्रोडक्ट पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे अब क्या कहते हैं, अब रॉयल्टी का एग्रीमेंट हर प्रोडक्ट का अलग अलग है कहीं ना कहीं। रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट है वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। अब मेरे को अगर ये प्रोडक्ट बनाना है, मैं इस प्रोडक्ट, अगर आप रॉयल्टी दिए बिना प्रोडक्ट बना लोगे ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल। तो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, बट क्या आप रॉयल्टी को मटेरियल में गिन सकते हो? नो। क्या आप रॉयल्टी को लेबर में गिन सकते हो? नो। क्या आया? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली आपका ऐसा कुछ चित्र दिख रहा है। 3 टाइप की कॉस्ट है, मटेरियल, इसमें डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। दूसरी आपकी हो गई लेबर, इसमें डायरेक्ट भी आपकी इनडायरेक्ट भी। तीसरा आपका हो गया एक्सपेंसेस, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लिंकिंग बता दूं सर, जितनी भी डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के आप ओवरऑल या तो डायरेक्ट कॉस्ट कह लो, या डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ आपके पास एक और बेहतरीन शब्द है, ज्यादा पॉपुलरली यूज होने वाला शब्द है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलोगे इसको? प्राइम कॉस्ट। आप इसको प्राइम कॉस्ट कहेंगे, आगे से प्राइम कॉस्ट ही कहना है, आगे से प्राइम वर्ड जो है दैट्स, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइम वर्ड जो है दैट वो बना है कहीं ना कहीं प्राइमरी से। प्राइमरी से, प्राइमरी क्या होता है? शुरुआती। किसी भी काम को करने में सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट देखी जाती है, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट देखी जाती है। प्राइम वर्ड का कहीं ना कहीं एक शब्द और मतलब निकलता है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना तो प्रोडक्ट का ढांचा नहीं बनेगा, समझ रहे हो? प्रोडक्ट का ढांचा नहीं बनेगा इनके बिना। अब तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट हो गई। किसी भी काम को करने में सबसे पहले आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे, मैं अभी जल्दी से कॉस्ट शीट पे आने वाला हूं, लेकिन ये बेसिक बहुत जरूरी है। तो प्राइम कॉस्ट पहले लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पहले लिखेंगे। इसके बाद जितनी भी आपकी ये इनडायरेक्ट चीजें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इसको कुल मिला के ऑब्वियसली
टोटलिटी में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अब बता दूं, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग टेक्निकली हम लोगों ने एक नाम दे रखा है, वो नाम है भैया ओवरहेड्स। वो नाम है ओवरहेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, अगर ऐसे ही बता देता ना तो ये ओवरहेड हो जाती, इसके नाम में ओवरहेड हो जाना, सर के ऊपर निकल जाती है। ये मेरी आदत है पहले बैकग्राउंड बताने की, ऐसे ही बता दूंगा बच्चा रट लेगा शब्द को, ठीक है ना। एक तरीके से जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम उसे ओवरहेड्स कहते हैं। सो ओवरहेड्स के लिए मैं इसको सेकेंडरी कॉस्ट भी समझ सकता हूं। भाई जाहिर सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइमरी कॉस्ट थी। दुनिया में आपने पढ़ा होगा हर एक्टिविटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ओवरहेड सेकेंडरी कॉस्ट है। इसको मैं सपोर्टिंग एक्सपेंसेस भी मिलता हूं। सपोर्टिंग एक्सपेंसेस भी भाई पिक्चर में दो होते हैं ना, मेन रोल होता है, एक सपोर्टिंग रोल होता है। सपोर्टिंग रोल के बिना पिक्चर नहीं बन सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग रोल जरूरी होता है पिक्चर के लिए। सपोर्टिंग रोल साथ देता है। ऐसी ये एसी, बिजली, पानी वाले खर्चे अगर ना हो, एसी ना हो तो ऐसा नहीं है काम नहीं हो सकता। पढ़ाई भी तो पहले भैया कहते पेड़ के नीचे बैठ के होती थी, हमने तो बहुत ही गर्मी में भी पढ़ाई करी है, ठीक है। आप लोगों के पास तो तब भी बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग चीजें हैं, ये सपोर्टिंग चीजें हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉस्ट, सपोर्टिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा हिंदी में। बिजली पानी वाले खर्चे, बिजली पानी वाले खर्चे, इसको मैं एक और बोलता हूं ऊपरी खर्चे। ओवरहेड्स का मैंने हिंदी नाम बता दिया, ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चे ही तो है। तो ये बेटा पूरा आपके सामने है चर्चा, ठीक है ना। कॉस्ट शीट से पहले ये सब जरूरी था आपके पास। सबसे पहले बताया बेटा दो टाइप की कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर एलिमेंट में आए, शुरू किया मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। सीएमए फाउंडेशन का मॉड्यूल देखोगे तो अभी भी उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, तीन टाइप की कॉस्ट होती है, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। उन्होंने फिर ऐसे लिंक करके दिखाया। तो अल्टीमेटली कॉस्ट कॉस्ट ही होती है, कॉस्ट एक ही है, बस उसको देखने के नजरिए अलग अलग हैं, देखने के नजरिए अलग अलग हैं। हर चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटी जा सकती है। क्या आपको क्लियर है? अब हम कॉस्ट शीट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के बारे में बात होगी, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात होगी। मैं हर चीज बात का एक बच्चे को लॉजिक देता हूं। मैं अभी अभी घर बना कर चुका हूं, कोई मुझे कह रहा है भाई साहब अपने घर बनाने के खर्चे तो लिख दो, कितना खर्चा है बताओ। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मेरे दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें ही आएंगी जिनका मेरे घर से डायरेक्ट कनेक्शन है। इतने के सीमेंट के बैग आए थे, इतनी ईंटें आई थी, इतनी रेत आई थी, पेंटर को इतने पैसे दिए, कारपेंटर को इतने पैसे दिए। अब सामने वाले बंदे ने बताया सर एक्चुअली जब लेबर काम कर रही थी तो पानी वानी का बिल भी तो आता होगा, लेबर भी थोड़ा बहुत पानी वानी यूज करती है, आपने अगर सुना हो तो घर पे तराई करनी पड़ती है पानी से। हाँ यार वो तो बाद में याद आया भाई, वो बाद में याद आया क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमेशा डायरेक्ट चीजें कहीं ना कहीं पहले दिमाग में आती हैं, तो बहुत ही दिमागी कंसेप्ट है ये कॉस्टिंग, कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ आई वुड बी फाइनली स्टार्टिंग कॉस्ट शीट, ठीक है। अब मैं कॉस्ट शीट जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। इसका फॉर्मेट जो है वो हम बना लें। तो वैसे तो कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। आप हेडिंग में से कॉस्ट शीट बोले, अब समवन कैन कॉल इट अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है भाई। सबसे पहले हमारा पुश्तैनी कॉलम पर्टिकुलर्स, इसके बाद आई एम यूजिंग अ कॉलम कॉल्ड डिटेल्स। मैं इनर कैलकुलेशन के लिए डिटेल्स का कॉलम रखता हूं, और उसके बाद आई एम यूजिंग अ कॉलम कॉल्ड एज कॉस्ट, मतलब जो फाइनल अमाउंट होगा वो बाहर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस की डिमांड के हिसाब से, कि कॉस्टिंग में आपको सही बताऊं तो एक बहुत ही इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है, देयर कैन बी अ कॉलम कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट। नाउ कॉस्ट पर यूनिट मींस एक यूनिट की कितनी कॉस्ट। स्टार्ट करें भाई, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट। चलिए जी, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, पहले डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी। और एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल, दोनों को मिलाकर एक शब्द कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी हो गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैं आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल बनाना चाहता हूं कॉस्टिंग से। अब सर डायरेक्ट मटेरियल के संदर्भ में मैं एक बात बोलूंगा। देखिए, जब भी हम अपने काम में कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
हम या तो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड असेट्स। मैंने कई सारी चीज़ों की एक समरी बना रखी है। मटेरियल यूज़ करते हैं या फिक्स्ड असेट्स यूज़ करते हैं। आपकी कॉस्ट हमेशा उस अमाउंट को बोलते हैं जितना आप यूज़ करते हैं। मैंने अपने घर के लिए ईंटें खरीदी 11,000, ठीक है, 1000 अभी भी बची हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 मैंने घर में लगा दी, तो 10,000 ईंटों की कॉस्ट वुड बी काउंटेड इन द कॉस्ट ऑफ माय होम, नॉट 11,000। जितनी आपने इस्तेमाल करी वो कॉस्ट होती है, जितनी परचेज करी वो कॉस्ट नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड परचेज एंड द वर्ड कंज्यूम्ड। एनपीओ में भी याद होगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता था, स्टेशनरी परचेज तो रिसिप्शन पेमेंट में आता था, ठीक है ना। फिक्स असेट्स को जितना यूज करते हो उसका एक वर्ड है, उसके लिए एक वर्ड है, द वर्ड इज डेप्रीसिएशन। फिक्स असेट्स को जितना यूज करते हो उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर डेप्रीसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये बात बाद में भी आएगी, अभी सिर्फ इतना बता रहा था कि आप देखो कि आप यूज कितना करते हो। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये बात याद रखना, हम लोगों को मटेरियल कंज्यूम करना होता है, मटेरियल बेचना नहीं होता। कैसे निकालोगे मटेरियल कंज्यूम? कुछ मुश्किल नहीं है यार। मेरे पास 1000 ईंटें पहले से थी, 10,000 और खरीद ली, उसमें से 2,000 रह गई। क्या किया मैंने? सर सिंपल सी बात है, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस, जितना और खरीद लिया, एक गैप देके यहां पे लिख रहा हूं माइनस क्लोजिंग मटेरियल। इतना मटेरियल मेरे पास पहले से था, इतना और खरीद लिया, इतना रह गया, तो आ जाएगा ना कितना आपने यूज कर लिया, कितना आपने यूज कर लिया। ठीक है, ये सारे आइटम्स कहीं ना कहीं मैं डिटेल्स वाले कॉलम में लिखूंगा। एक मैंने जो जगह छोड़ी है यहां पर मैं लिख रहा हूं परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज से जुड़े खर्चे। सर जब आप परचेज करते हो तब भी तो कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, फ्रेट आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स आपने वर्ड सुना होगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपने वर्ड सुना होगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सर इनको तो बचपन में हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे। हाँ डायरेक्ट, अब नहीं कहोगे, अब मत कहना, अब इनको परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलो, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अब कुछ और है ना हमारी कॉस्टिंग में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और सिंपल सी बात है, जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसको खरीदने वक्त जो खर्चे आए हैं वो उसमें ऐड कर देने चाहिए, कुछ भी रटना नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता, ये सर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहता है। द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री तक सामान को लाने में जो आपने खर्चे कर दिए वो सामान की कॉस्ट में ऐड कर दो। सीक्वेंशियल, लॉजिकल। चलिए, क्लोजिंग मटेरियल, व्हाट डू यू विल कॉल क्लोजिंग मटेरियल? अनसोल्ड गुड्स। मैं क्लोजिंग मटेरियल को अनसोल्ड गुड्स कह रहा हूं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं भाई? बिल्कुल गलत कह रहा हूं। क्लोजिंग मटेरियल को तुम अनसोल्ड कैसे कह सकते हो यार? क्लोजिंग मटेरियल को तुम बोलो अनकंज्यूम्ड, अनयूज्ड। मटेरियल बेचने का मेरा काम थोड़ी है। एक चीज और, सर जब आप सामान खरीद के लाते हो तो बीच में सामान थोड़ा सा टूट फूट हो जाना, ये भी एक कहीं ना कहीं होता रहता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब मैं कह रहा हूं, यूपी से मैंने सामान खरीदा, मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, यूपी से दिल्ली लाने में बीच में भैया कुछ सामान थोड़ा चूहे को तर गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड आपने सुना होगा स्क्रैप। स्क्रैप वर्ड आपने सुना है? तो बेसिकली सेल ऑफ स्क्रैप, और मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। अगर स्क्रैप ऑफ मटेरियल वर्ड लिखा है तो यहां लेस होगा, नहीं तो सेल ऑफ स्क्रैप की जगह अलग होती है। सर पहले बता दो ये सेल ऑफ स्क्रैप है क्या? एक्चुअली भाई क्या है, हम तो है बिजनेसमैन आदमी, ठीक है, और हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल करना, खर्चा बचाना। हम बहुत बचाते हैं भाई। देखो सामान अगर हमारा बीच में खराब होता है बड़ी दुख की बात है, लेकिन हमने ना एक कबाड़ी वाला भी ढूंढ रखा है। कबाड़ी वाला अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रैप डीलर। हमने उससे बात कर रखी है कि जब भी सामान खराब होगा तो मैं तेरे को बेच दूंगा। ऑब्वियसली कबाड़ी तो सस्ते में ही लेगा, ठीक है। तो ये जो मटेरियल खराब हो गया आप उसको सेल कर रहे हो। अच्छा सर लेस क्यों कर रहे हो? सर आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है, मटेरियल खर्चा हो रहा है, और बीच में अगर कुछ वापस आ रहा है, एक तरीके से मैं लिख दूं ब्रैकेट में, इट इज अ टाइप ऑफ रिकवरी फॉर यू। वसूली हो रही है, वसूली भाई याद है ना,
वसूली हो रही है, आप खर्चा कर रहे हो, कुछ वापस आ रहा है, लेस नहीं करोगे। 50,000 कॉस्ट इनकर कर रहे हो, बीच में कुछ सामान को आपने 1,000 रुपए में बेच दिया, 50,000 में से 1,000 वापस आ गए, नेट कॉस्ट 49,000 हुई। तो ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली बता रहा हूं, अगर मटेरियल वर्ड है तो यहां पर आएगा, नहीं तो ये बाद में लेस होता है, आपको बता दूंगा अभी। ये सारा आप इनर कॉलम में कर लें, इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट निकालना मुश्किल थोड़ी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे 5 लाख की मटेरियल कॉस्ट है और मैं 50,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 करके आप 10 रुपीज पर यूनिट निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मतलब सर प्लीज कोई फॉर्मूले नहीं है कॉस्टिंग में, कोई भी कॉस्ट हो उसको अपनी प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दे तो कहीं ना कहीं मैं कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। नाउ आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल व्हाट्स द नेक्स्ट कॉस्ट, बताओ भाई व्हाट्स द नेक्स्ट कॉस्ट आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट लेबर। और मैंने कहा था ना ये जो कॉस्ट शीट है ये आपकी आने वाली समरी भी है। सर आपको पता है ये हमारे अलग अलग चैप्टर भी हैं, मटेरियल, लेबर, ये हमारे अलग अलग चैप्टर भी हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर ऑब्वियसली यू कैन से इट एज डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑल्सो इन दिस चैप्टर। वैसे इसकी कॉस्ट शीट में आपको डायरेक्ट बताऊं, एक बात आपको बताऊं, ओवरऑल डायरेक्ट आइटम्स कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में डायरेक्टली दे रखी होती है कि ये खर्चा इसके लिए इतना है। इनडायरेक्ट को कई बार ढूंढना पड़ता है, ये बात भी आपको वक्त आने में मैं लिखवा दूंगा। तो डायरेक्ट आपको दे रखा होगा कई बार डायरेक्ट लेबर के नाम से, डायरेक्ट वेजेस के नाम से हो सकता है, प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से कई बार दे दिया जाता है। और ऑब्वियसली सर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको कि क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली बता दूं, क्योंकि लेबर कॉस्ट आप अलग से भी पढ़ोगे, ठीक है, तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। तो जितना भी कुछ आप लेबर को देते हो, वेदर इट इज बेसिक वेजेस, वेदर इट इज बोनस, वेदर इट इज डीए, वेदर इट इज प्रोविडेंट फंड, जो भी कुछ आप अपनी लेबर को देते हो दैट वुड बी काउंटेड अंडर लेबर कॉस्ट। मेरी बात समझ रहे हो? दैट वुड बी काउंटेड अंडर लेबर कॉस्ट। चलिए जी, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। और टेंशन मत लो सर क्या क्वेश्चंस नहीं कराओगे, भैया बिना क्वेश्चंस के कॉस्टिंग कहां होती है? अभी करने वाले हैं बहुत क्वेश्चंस, अभी कराऊंगा तो बोलोगे सर कितना करा रहे हो। तीसरी कैटेगरी डायरेक्ट कॉस्ट में भाई भूलना मना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बारे में बची कुची कैटेगरी बोलेंगे, बची कुची कैटेगरी है ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कई बार एक वर्ड आपको और देखने को मिल सकता है, दैट इज चार्जेबल एक्सपेंसेस। भाई मेरे को एक बार कंफर्म कर दो, साथ साथ में नोटिंग वगैरह कर रहे हो ना? आप देखो ऐसे पिक्चर की तरह नहीं देख सकते ऐसे, और ना ही मैं शाहरुख खान हूं, पिक्चर की तरह नहीं देख सकते कि भाई ऐसी मजे चल रहे हैं, सामने निर्मल बाबा बैठे हैं कुछ प्रवचन दे रहे हैं हम सुन रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको साथ में काम करना पड़ेगा। सर ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमारा अल्टीमेट एक इंटेंशन है आपका अच्छा रिजल्ट, उसके बाद आप थोड़ा सा क्रेडिट हमें देते हैं, ठीक है, मिठाई खिलाते हैं, ठीक है, हमें खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बोल दूं काम आपको करना है। आप पास होगे अपनी वजह से होगे, भगवान ना करे फेल होगे तो अपनी वजह से होगे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यार, और मैं तुम्हारा हर पायदान पे साथ देने को तैयार हूं, तुम्हें सारे टिप्स देने को तैयार हूं, डाउट्स बताने को तैयार हूं। लेकिन आज भैया यहां बैठ के कसम खा लो कि मेहनत करने वाले हो नहीं करने वाले, सब कुछ बताने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के भी, इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मैं इंक्लूड करके लाया हूं। उसके अलावा आपको भी घर पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप ये मान के चलो हर क्लास के बाद आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, आपको करना, नहीं कर रहे सर तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलिए अब मेरे को बताइए 1 + 2 + 3, ये पहली तीनों कैटेगरी मैंने ऐड कर दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों के टोटल को क्या बोलोगे? सर हमें तो नहीं पता, सर आपने बताया नहीं भी। कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं बताया? इन तीनों के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इन तीनों के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। चलिए ये भी आ गया। इसके बाद सर ये आपकी हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के बाद फिर किसका नंबर आता है? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद फिर किसका नंबर आता है? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद नंबर आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम
इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम ओवरहेड्स, ठीक कह रहे हो बिल्कुल, इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी फर्दर कई टाइप के होते हैं। नाउ अगेन जस्ट अपनी कॉस्ट शीट को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आपको। आप एक काम करें, मैं आपको आइडिया दे दूं, लगभग आप एक पेज छोड़ दीजिए और उस एक पेज के बाद हमारी नोट्स टू कॉस्ट शीट चल रही थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप नोट्स टू कॉस्ट शीट की दोबारा हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा छोड़कर मैं यहां पर एक हेडिंग डाल रहा हूं, नोट्स टू कॉस्ट शीट, जो पहले भी हमारा चल रहा था। अब इस नोट्स टू कॉस्ट शीट में एक तरीके से नोट्स टू कॉस्ट शीट में अभी तक मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करी थी, अब मैं सेकंड करने वाला हूं। और पता है अभी भी क्लासिफिकेशन ही है, अब हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। और वैसे ओवरहेड्स भी तो एक टाइप की कॉस्ट है, तो कोई इसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी कहे तो चलेगा। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, ये मैं कर रहा हूं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर नजरिए जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, नजरिए जिंदगी में बहुत सारे होते हैं। फंक्शनल, व्हाट इज फंक्शनल? फंक्शन वर्ड से बच्चे को कोई पार्टी शादी ब्याह याद आ जाता है। क्या है फंक्शंस? सर आपने ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पढ़ी है, डिपार्टमेंट्स, पहले ये काम फिर ये काम। फंक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस के डिफरेंट काम, हमारे बिजनेस की स्टेजेस। अब बहुत ध्यान से समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। और सर मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्टिंग। मैंने बहुत सारे ऑडिट्स कई मैन्युफैक्चरर्स के पास करे हैं, तो मैं आपको यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं। देखिए, जब भी बात करें हम ओवरहेड्स की, एक वो जगह का नाम बताइए जहां पर प्रोडक्ट बनता है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर प्रोडक्ट बनता है। सर उस जगह का नाम है फैक्ट्री, उस जगह का नाम है फैक्ट्री। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को मैं बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री में होने वाले डायरेक्ट खर्चों या इनडायरेक्ट खर्चे? भाई ओवरहेड्स जब आ गया ना, तो डायरेक्ट खर्चे तो बीच में कभी लाना ही मत। मैं ओवरहेड्स की जब भी बात कर रहा हूं तो मैं इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहा हूं। तो इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में होने वाले, देखिए इसके ऑब्वियसली हम अभी एग्जांपल्स करेंगे। मैं कोई लिस्ट नहीं दूंगा कि तुम रटो, क्योंकि कोई लिस्ट है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं ये लिखूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। भाई फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन ही तो होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री पर्पसेस इन फैक्ट्री। मैं सिंपल भाषा में अपनी कई बार कहता हूं एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री इन फैक्ट्री। बच्चों को जिस मर्जी तरीके से दिमाग में रिटेन हो जाए, मेरी बस ये इच्छा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस इन फैक्ट्री, वो खर्चे जो फैक्ट्री में लगते हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? क्या हम यहां पर एक टेंटेटिव लिस्ट बना सकते हैं? चलिए सर, ठीक है बच्चे, आप लोग बोलो भाई, अपने अपने जवाब जो है मेरे तक पहुंचाओ कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है फैक्ट्री खर्चे। बच्चे बोलते हैं सर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। भाई लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जो मेजर, ये जो हमारा नॉर्मली लाइट इलेक्ट्रिसिटी जलती है उनको, नॉर्मली, ठीक है। फैक्ट्री में भी लाइट जलती है, मैं ये नहीं कह रहा फैक्ट्री में लाइट नहीं जलती, लेकिन आपको सही बताऊं तो फैक्ट्री में लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ज्यादा लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी उस जगह होती है जहां पर कस्टमर विजिट करता है। क्या फैक्ट्री में कस्टमर विजिट करता है? तुम्हें दाल खरीदनी है, क्या तुम दाल खरीदने फैक्ट्री में जाते हो? नहीं, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा चकाचौंध नहीं होती, ठीक है भाई। वो एनर्जी जो मशीन को चलाती है, लाइटिंग से ज्यादा एग्जांपल बढ़िया यहां पर है पावर। पावर इज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच रन्स योर मशीन। आपके घर पे भी जितनी मशीनें हैं ना, ये क्या बोलते हैं, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब पावर प्लग्स पे चलती है। तो मैं आपको सिंपल एक बात बोलूं, जितने भी एक्सपेंसेस मशीन से जुड़े हुए हैं, और मशीन क्या है, मशीन आपके प्रोडक्ट को बनाती है। वैसे तो मशीन की डेफिनेशन भैया वो रणछोड़ दास चाचड़ के हिसाब से मशीन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है वैसे तो, लेकिन मशीन को से जुड़े प्रोडक्ट को बनाने में, जिसको मैं पूरा नाम बोलूं तो प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन से जुड़े जितने भी खर्चे हैं वो फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है। तो पावर हो गया,
कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। एक और बहुत बड़ी पॉपुलर चीज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हो गया। मैं आपको बोल चुका हूं मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट को कभी कॉस्ट शीट में मत लिख लेना। मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं 1 महीने की, मेरी बात को समझो, कॉस्ट शीट बना रहा हूं 1 महीने की। मैंने एक मशीन खरीद रखी है, मेरा क्या बोलते हैं, मान लीजिए मेरा फोटोकॉपी का काम है, मेरा फोटोकॉपी का काम है, मैं 1 महीने की अपनी कॉस्टिंग कर रहा हूं, मेरी फोटोकॉपी और मशीन है 40 लाख की। वो 40 लाख को आप 1 महीने की कॉस्ट शीट में अगर इंक्लूड कर लोगे, इसका मतलब ये निकलता है आप अपने 40 लाख को एक ही महीने में अपने कस्टमर से रिकवर करना चाहते हो क्या? दिस इज इलॉजिकल। आपको अपने असेट की कॉस्ट को बांट देना चाहिए उसकी लाइफ में, तो डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। इसके अलावा देखें तो मैं आपको सही बताऊं, कॉस्टिंग पूरा इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है। किसी भी खर्चे के आगे फैक्ट्री लिखा हो, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, जाहिर सी बात है सर, आपने देखिए या तो आपकी फैक्ट्री खुद की होगी, कोई भी चीज खुद की है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, किराए की है तो किराया लगेगा। तो फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग, कुछ भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है, अब मैं क्वेश्चन हम करेंगे अभी, कॉस्टिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, अपनी कॉस्ट शीट को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक तो देखा था कि यार प्राइम कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया था। प्राइम कॉस्ट मतलब एक तरीके से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। तो इससे पहले जो एक तरीके से हमारी 3 आइटम्स थी, तो 1 + 2 + 3 का टोटल जो है दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट के बाद अब किसका नंबर है? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद किसका नंबर आता है? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट का नंबर आता है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। और 4th पार्ट एक तरीके से हमारा, और सीक्वेंशली फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ सीक्वेंशियल है। मेरे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, जब मैं काम करता हूं तो पहले काम फैक्ट्री में होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एडमिन रिलेटेड काम होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बेचने वाले खर्चे होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा आ गया, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको पहले भी कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब आपने लिख दिया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो ये आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। पहले क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब सही बताऊं तो इतिहास गवाह है कि ग्रॉस के बाद कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती है तो नेट आता है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो पहली बार लिख रहे हैं वो भले पूरा नाम लिखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस होता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है। सर ये क्या है? भाई वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जो काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है। अब देखिए सर ये यहां पर क्यों ऐड हो रहा है? पहली बात तो भाई मैं पूरे तरीके से आपको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता हूं। वर्क इन प्रोग्रेस कहां पाया जाएगा, कहां पर काम अधूरा है? फैक्ट्री में अधूरा है। तो इसको प्लस माइनस करने की जो स्टेज है वो यही बनती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्यों कर रहे हैं सर? देखिए ओपनिंग WIP कहीं ना कहीं वो सामान हुआ जो पिछली बार शुरू हुआ था काम जिस पर पिछले महीने, लेकिन खत्म नहीं हुआ, इस महीने कंप्लीट होगा। मैं अकाउंटिंग में कॉस्टिंग कर रहा हूं इस महीने के लिए, तो एक्रूअल बेसिस पे ये जो ओपनिंग WIP है इस पर इस बार काम होगा, तो ये ऐड हो गया। क्लोजिंग WIP इस बार शुरू हुआ था, खत्म नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली अगले पीरियड में जाके ओपनिंग बन जाएगा और अगले पीरियड में वो ऐड होगा कहीं ना कहीं। तो जो जिस पर खर्चा करना है वो ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो ये करने के बाद नाउ यू कैन कॉल दिस एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और सिंपली आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। और फैक्ट्री के साथ साथ वर्क्स कॉस्ट जैसे बहुत पॉपुलर टर्म है वो भी हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। यार यहाँ पर मैं कुछ जरूरी बातें जो है वो साथ में आपको शो करना चाहूंगा, डिफरेंट कलर पेन से शो कर देता हूँ, स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही टर्म नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही टर्म नहीं है। आप देख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होने के बाद जो टोटल आ रहा है दैट वुड बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। सो फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट ये दोनों ऑल्टरनेटिव, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बात करो फैक्ट्री ओवरहेड्स को देख लेते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अच्छा एक चीज आप और नोटिस करोगे,
हमेशा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू कॉस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट में से लेस हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को ऐड कर रहा है, यानी ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में से लेस हो रहा है। आप ध्यान दो, जो हमने मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है वो डायरेक्ट मटेरियल के टाइम पे प्लस माइनस किया था, WIP का यहां पर प्लस माइनस होता है, फिनिश गुड्स का भी आने वाले टाइम में होगा, जब होगा आपको पता लग जाएगा। अब भाई ध्यान दे, CA वाले बच्चों के लिए अब एक ओवरहेड्स एक्स्ट्रा आपको बताए थे, वो आपके प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हो गए। मैं आपको सही बताऊं तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स नाम की हेडिंग नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसमें खर्चे तो वही हैं जो आपको थोड़ी देर पहले अभी लिखवाए थे, R&D हो गया, प्राइमरी पैकिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, पॉल्यूशन कॉस्ट हो गया, इसमें से अपना सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो इंस्टीट्यूट, अब ये जनरल स्क्रैप है, दोबारा ध्यान दो, ये जनरल स्क्रैप है। अगर स्क्रैप मटेरियल से रिलेटेड हो तो कहां लेस होता है, याद है ना आपको, ऊपर डायरेक्ट मटेरियल में लेस किया था, दोबारा दिखा देता हूं भाई, हमने ये देखो डायरेक्ट मटेरियल में हमने अपना यहां पर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली लिखा है, तो लेस किया था। ये एक तरीके से आपका जनरल नेचर का स्क्रैप है ना। अकॉर्डिंग टू CA इंस्टीट्यूट, CMA वाले बच्चे जरा दो मिनट रुके, अकॉर्डिंग टू CA इंस्टीट्यूट, प्रोडक्शन से जुड़ी सारे खर्चों को ऐड करने के बाद, प्रोडक्शन से जुड़े सारे खर्चों को ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और सही लॉजिक है कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में प्रोडक्शन से जुड़े सारे खर्चे ऐड होने चाहिए। ठीक है ना, ऑफिस वाले खर्चे और बेचने वाले खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होने चाहिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट CA इंस्टीट्यूट कहता है। यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक बात बता दूं, CMA वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी बात को अलग कर रहा हूं, CMA वाले बच्चों के लिए ये मैं स्टार मार्क करके CMA वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप लोगों को नॉर्मली फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, और अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट आपको इस फैक्ट्री कॉस्ट में अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट देयर आर सिंगल टाइप ऑफ एडमिन ओवरहेड्स, देयर इज नो डिफरेंस। जो भी एडमिन ओवरहेड्स आपको मिलते हैं, ऑफिस से जुड़े खर्चे मिलते हैं, आप उन्हें फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे और तब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। उसके बाद भी कोई डाउट है तो यार जरूर पूछो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दिया, प्लीज डिफरेंस देख लें, ये हमारी मेन शीट जो है वो CA वाले बच्चों के लिए चल रही है, CMA को भी साथ में बता दिया। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है आपने इस बार जितने गुड्स बनाए, ठीक है, अब जितने गुड्स पहले से बने बनाए पड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे शब्दों को सुन के बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस आपने कितने गुड्स, यूनिट्स के टर्म्स में बोल रहा हूं, कितने गुड्स बनाए, जितने गुड्स पहले के बने बनाए पड़े हैं भाई उसे हम बोलेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, मैंने क्या बोला, पहले के बने बनाए पड़े हैं, बने पड़े हैं दैट मींस फिनिश गुड्स, और पहले से है दैट मींस ओपनिंग। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स अगर मैं ऐड कर दूं तो अब जैसे मैं साथ में एग्जांपल चला रहा हूं, लेट्स से मैंने 40,000 यूनिट्स जो है वो इस बार प्रोड्यूस करे हम, और मेरे पास 2000 यूनिट्स जो है वो पहले से बने बनाए पड़े हैं, 2000 यूनिट्स जो है वो पहले से बने बनाए पड़े हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल गुड्स अवेलेबल जो हो गए, जो मेरे पास गोदाम में रखे हैं, वो हो गए 42,000? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो। क्या नाम दोगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज नॉट अ सर, ये समझा मैं दोनों को रहा हूं, CA CMA, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद की कहानी सेम है दोनों की, जिसमें जब अलग होगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इतने गुड्स, मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से 42,000 यूनिट्स आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल हो गए। इसमें से भाई जो नहीं बेच पाए इस बार वो माइनस कर दो। जो अनसोल्ड गुड्स रह जाते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप लोग? सर सब जानते हो, बस बेसिक क्लियर करने की, धूल हटाने की जरूरत है। जो गुड्स हम नहीं बेच पाते उनको हम बोलेंगे
अपने फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैन बी सेड एज अनसोल्ड गुड्स। अब देखो कहानी समझो, इतने के गुड्स बने, इतने के गुड्स पहले से पड़े हैं, उसमें से इतने नहीं बिके, तो आंसर क्या आएगा सर? उन गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी जितने के बिके हैं। जो मैंने बोला ना, उसी को अंग्रेजी में बोलूं, आपके लिए पॉपुलर टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सुना हुआ है ना? कई बच्चे इसको COGS बोलते हैं, कई बच्चे ऐसे देखे कॉग्स भी बोलते हैं, कॉग्स लेकिन समझने वाली बात है, जितने गुड्स बिके हैं वो उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। मैं हर चीज को इलेबोरेटली विस्तार से कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है? अब सुनिए, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। देखा जाए तो अभी प्रोडक्शन के खर्चे क्या आपने ऐड करें? मैं COGS के बारे में थोड़ी सी इलेबोरेशन आपको करना चाहता हूं, COGS के बारे में बताना चाहता हूं। COGS को पहले तो सब लोग हिंदी में, जो मैंने उसका एक हिंदी रूपांतरण बना रखा है, वो आप लोग लिखेंगे गुड्स बिकने को तैयार है। COGS को मैं अपनी भाषा में कहता हूं, लिख लो भाई, गुड्स बिकने को तैयार हैं। मैं क्लियर कर दूं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी जो गुड्स मैं बेचने वाला हूं उनको बनाने में ये खर्चा। क्या मैंने अभी तक अपने COGS में सेलिंग वाले ओवरहेड्स ऐड करे हैं? सब लोग बताएं मुझे, क्या COGS में सेलिंग वाले खर्चे मैंने अभी तक ऐड करे हैं? नहीं सर, अभी तक तो ऐड नहीं करे। इसीलिए तो कह रहा हूं ये प्रोडक्शन कॉस्ट है गुड्स सोल्ड की, ठीक है? अब प्लीज मुझे बात को दो क्लियर करना है ढंग से, अपने एग्जाम्पल को साथ में लेके चलूंगा। एग्जाम्पल शुरू हो रहा है भाई सबके लिए। 40,000 यूनिट्स मैंने बनाए, 40,000 यूनिट्स मैंने बनाए, और इसको बनाने के लिए लगभग मान लो 44 लाख रुपीस खर्चा हुआ है, 44 लाख रुपीस खर्चा हुआ है। चलिए, मेरे पास ओपनिंग में कुछ फिनिश गुड्स पड़े हैं, मेरे पास, मैं वही यूनिट्स में तो वही लिख रहा हूं, मेरे पास 2000 यूनिट्स जो है, 2000 यूनिट्स जो है वो मेरे पास ओपनिंग में पड़े हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास जैसे कि क्या कहते हैं 44 लाख रुपीस के 40,000 यूनिट्स हैं, 44 लाख रुपीस के एक सेकेंड, 44 लाख रुपीस के 40,000 यूनिट्स हैं। चलिए तो एक सेकेंड, मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख रहा हूं 2,60,000 रुपीज, ठीक है जी। चलिए अब इसमें से आपका मैं क्या कह रहा हूं, सेल्स, इसमें से आपके पास पहले टोटल गुड्स अवेलेबल कितने हो गए 40 और 2 42, इसमें से आपके लेट से 38,000 यूनिट्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं, 38,000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि क्या आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है? क्या आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है? बताओ भाई। बिल्कुल सर, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। देखिए आपने यहाँ पर 40,000 यूनिट्स बनाए, 2 पड़े हैं, 42 हो गए, 42 में से 38 बिक रहे हैं, तो साफ सी बात है ना यार, 4,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आपका सबसे बड़ा सवाल, ये जो मुद्दा मैं एग्जांपल जो मैं करा रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके आप मेरे को दे दो। इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, आप मेरे को ये बता दो, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। बहुत आसान है, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूले नहीं है, मेरी बात मानो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, आप लोग प्लीज कैलकुलेट करें, प्लीज कैलकुलेट करें। अब देखो बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 44 लाख रुपीस में मैंने 40,000 यूनिट्स बनाए, 44 लाख रुपीस में मैंने 40,000 यूनिट्स बनाए, तो बचे हुए 4,000 यूनिट्स जो हैं वो कितने के हो गए? बचे हुए 4,000 यूनिट्स जो हैं वो कितने के हो गए? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी बात है, 44 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 जब हम करते हैं, डिवाइडेड बाय 40,000 जब हम करते हैं तो 110 आता है, तो 110 को मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई 4,40,000 रुपीज। सर क्लियर है क्या? नाउ दिस इज अ फॉर्मूला? नो सर, ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड से बचपन में कहते थे। 44 लाख रुपए के 40,000 यूनिट्स हैं, तो 4,000 यूनिट्स कितने के हो गए? और मैं जानता हूं बच्चों के दिल की बात, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं।
वो कंफ्यूज होते हैं कि 40,000 न्यूमरेटर में रखूं या 44 lakhs। ठीक है भाई, आंसर तुम देखा करो, तुम्हें आंसर रुपीज में चाहिए तो 44 lakhs न्यूमरेटर में आएगा ना, 44 lakhs इस पर 40,000। तो जिसके लिए है वो डिनोमिनेटर में और जिसके लिए निकालना है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। यूनिटरी कैलकुलेशन है, इसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अब पता है, मैं एक बात आप यहां पर आपको और बताता हूं, कई बच्चों ने हो सकता है ये भी किया हो कि सर 44 lakhs और 260 को उन्होंने ऐड किया हो, दिस इज 46,60,000। उन्होंने बोला हो सर हमारे पास 46,60,000 रुपीज के 42,000 यूनिट्स है। अगर आप सोच रहे हो कि 42,000 कहां से आया, वो ये 40 और 2 का टोटल 4660 की टोटल वैल्यूएशन, 42 हमारे पास समान है, तो 4000 कितने का हो गया। जिन बच्चों ने ऐसा किया, मैं जरूर जानता हूं आप में से कुछ तो जरूर होंगे जिन्होंने शायद ये भी दिमाग लगाया होगा, इससे आंसर ऑब्वियसली कुछ और आएगा, जो भी आएगा ये। लेकिन मैं बता दूं सर, ये आपका, इसको हम कहते हैं, ये आपने एक वेटेड एवरेज अप्रोच यूज करी है। और एवरेज का मतलब, मैं हिंदी में एवरेज को बोलता हूं जुगाड़ू, जुगाड़ का काम है, एवरेज करना इतना ठीक नहीं है। और ये जो आपने किया है, ये आपने टेक्निक फॉलो करी है, दैट इज फीफो। सब समझे सर? देखिए, हमने 40,000 यूनिट्स इस बार बनाए, 2,000 यूनिट्स पहले के पड़े हैं ना। नॉर्मल सोच दुकानदार की ये कहती है कि जो गुड्स पहले के पड़े हैं उन्हें पहले बेचा जाए। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो बेसिस। लॉजिक समझ रहे हो? जो गुड्स पहले के पड़े हैं उनको पहले बेचा जाए। तो एक तरीके से जब मैंने 2,000 बेच दिए, तो यानी जो 4,000 बचे होंगे वो उनमें से होंगे जो मैंने इस बार बनाए होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये 4,000 जो है, 4,000 जो है, ये आउट ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स होंगे। भाई जब ओपनिंग वाले बिक गए तो जो बचे हैं वो प्रोड्यूस्ड में से ही तो बचे ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस इज फीफो लॉजिक एंड दिस इज द स्टैंडर्ड लॉजिक, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यही लगना चाहिए, यही लगना चाहिए। जिन बच्चों ने ये लगाया है, देखो बेटा, काम इलॉजिकल नहीं किया, काम, ये भी एक अप्रोच होती है, वेटेड एवरेज आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन ये एक कंपैरेटिवली, इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। बेस्ट प्रायोरिटी इज फीफो, बेस्ट लॉजिक इज फीफो। मेरी बात समझ गए? यहां पर तो आप एक तरीके से सोच रहे हो, आप ये देखना ही नहीं चाहते कि पहले वाला सामान बिक गया या बाद वाला सामान रह गया। आप कह रहे हो यार सीधा सा मेरे पास 46,60,000 के 42,000 यूनिट्स हैं, तो बताओ बचे हुए 4 कितने हो गए। ऑब्वियसली इसमें आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। फीफो वाला लॉजिक आपको फॉलो करना है मेजॉरिटी में क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए। आपको समझ में आ गया? तो प्लीज कॉस्टिंग में याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अगर क्वेश्चन में है तो आपको निकालना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से यही फर्क है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक दिया होता है, कॉस्टिंग में निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमेशा याद रखना कॉस्टिंग निकालना। और कॉस्टिंग निकालने के लिए मैंने वैसे जो ये किया है, ये वाला काम, इसको मैं अगर अंग्रेजी में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, बाद में इसलिए लिख रहा हूं ताकि पहले लिखता तो बच्चे रट लेते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टॉक यूनिट्स। यूनिटरी कैलकुलेशन, इतने यूनिट्स इतने कॉस्ट में बनाए तो जो यूनिट्स बच गए वो कितने के हुए। भाई एक बार सब जवाब दे दो, सबको क्लियर है? आप लोग साथ में काम कर रहे हो ना? ठीक है, साथ में काम करोगे तभी क्लियर होंगी चीजें। मैं कॉस्ट शीट भी बना रहा हूं, साथ में बहुत कुछ समझा भी रहा हूं। हम अपनी कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच गए हैं। अब बस खत्म होने वाली है भैया, हिम्मत रखना, खत्म होने वाली है। सीए वाले बच्चों के लिए सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें आपको ऑफिस एंड एडमिन वाले खर्चे ऐड करने हैं। ये पहले नहीं करे थे ना, पहले नहीं करे थे। और बेचने वाले खर्चे ऐड कर रहे हैं। मैं अगेन अपनी भाषा में बोलूंगा, सीओजीएस को मैं बोलता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा कि प्रोडक्ट, गुड्स बेचने को तैयार है। मैं बोलता हूं कहानी के तौर पे, भाई गुड्स बेचने को तैयार है तो आप बेचो ना, इंतजार किस बात का कर रहे हो? गुड्स बेचने को तैयार है, बेचने वाले खर्चे करो, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। ठीक है, अपने ऑफिस वाले खर्चे करो, बेचने वाले खर्चे करो, फाइनली यू अराइव्ड एट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स।
फाइनली यू अराइव्ड एट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सीएमए वाले बच्चों को सिर्फ इतना बोलूंगा, भाई सीओजीएस आपने निकाला था, आप इसमें ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स ऐड मत करना, क्योंकि आप तो पहले ही कर चुके हो। भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए? आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर चुके हो। उसके बाद आप सिर्फ अपना सीधा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले ओवरहेड्स ऐड करो, आपका भी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। अल्टीमेटली दोनों का कॉस्ट ऑफ सेल तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में बस फर्क यही है कि एडमिन ओवरहेड्स को सीए वालों ने दो भागों में बांट दिया, प्रोडक्शन वाले, ठीक है ना, वो आर&डी प्रोडक्शन जुड़े खर्चे पहले ऐड कर दिए और जो ऑफिस वाले हैं वो बाद में ऐड कर दिए। भाई क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट शीट का कंसेप्ट कवर जाएगा। एक तो आपने नोटिस किया होगा फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये बात तो दिख रही होगी कि ओपनिंग हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। फिनिश गुड्स कब प्लस माइनस होंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। हर किसी का एक स्टेज है। मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कब होगा? डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग कब होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के टाइम पे। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कब होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। हमेशा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ाता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट को कम करता है। चलिए जी, और साथ में अगर आपको पर यूनिट निकालना हो तो सारे कॉस्ट को डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस्ड यूनिट्स करना होता है, लेकिन सिर्फ सीओजीएस तक। सर सीओजीएस जो आपने निकाला है तो आपने क्लोजिंग स्टॉक यानी जो अनसोल्ड गुड्स हैं, प्रोड्यूस्ड गुड्स हमेशा ज्यादा होंगे, सोल्ड गुड्स शायद कम होंगे उनसे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रोड्यूस्ड गुड्स से सोल्ड गुड्स ज्यादा हो जाएं जनरली, अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो तो, ठीक है। अब ये सीओजीएस के बाद कहीं ना कहीं अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो अपनी कॉस्ट को आपको सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी बात है कि बेचने वाले खर्चे हमेशा बेचने वाली यूनिट्स के लिए होते हैं। बेचने वाले खर्चे हमेशा बेचने वाली यूनिट्स के लिए होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूं, देन फाइनली आई विल गेट सेल्स, देन फाइनली आई वुड गेट सेल्स। ये तो इक्वेशन वही बचपन वाली इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। नाउ इफ यू डिवाइड योर सेल्स बाय योर सेल्स यूनिट्स, व्हाट यू विल गेट? सेल्स को अगर सेल्स यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? सर ऑब्वियसली आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस। और भाई शुरू में ही याद कर लो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कई बार ये बोला, कॉस्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव यही तो है कि मेरे को ये जानना चाहता हूं कि प्रोडक्ट कितने में बेचूंगा। कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने का उद्देश्य अल्टीमेटली यही तो है कि इस प्रोडक्ट को बेचना कितने में, आ गया सेलिंग प्राइस। नाउ दिस इज योर कॉस्ट शीट, this is your cost sheet, the entire format of calculating the cost of sales of your product is cost sheet, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सीए वालों को सीएमए वालों को दोनों को आ सकता है। एक बार जल्दी से नजर मार लो कि क्या क्या किया था। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट करी थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर प्राइम कॉस्ट आई थी। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको मैंने कई सारे ओवरहेड समझाए, कई सारे ओवरहेड समझाए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जैसे सर मैं देख रहा हूं, मैंने शायद बेचने वाले खर्चों का एग्जांपल नहीं दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मैंने एग्जांपल आप लोगों को नहीं दिया। तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में बता दूं, बाकी आप लोग समझ तो गए होंगे कहीं ना कहीं। बेचने वाले खर्चे, भाई सेलिंग का मतलब होता है बेचने वाले खर्चे और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कस्टमर तक पहुंचाने वाले खर्चे। अब जैसे इसमें बात करूं तो कैरेज आउटवर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहा है, कैरेज आउटवर्ड्स। भाई कई बच्चों को अभी कैरेज में परेशानी होती है, इनवर्ड मतलब आना, आउटवर्ड मतलब जाना। कैरेज इनवर्ड्स कहीं ना कहीं मटेरियल खरीदते टाइम का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड्स कहीं ना कहीं अपने फिनिश गुड्स को बेचते टाइम का खर्चा है। सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन के कमीशन जो है ये आ गए, मतलब कोई फिक्स लिस्ट थोड़ी है, वो तो जो हम क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। सेल्स प्रमोशन, ठीक है। ट्रैवलिंग वगैरह, जैसे जो डिलीवरी वगैरह के लिए ट्रैवलिंग की जो खर्चे होते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग वालों की सैलरीज, डिलीवरी चार्जेस आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते हो, शिपिंग चार्जेस भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन बता रहा हूँ,
डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल। भाई कहीं ना कहीं डिलीवरी करने के लिए भी तो हम लोगों ने एक व्हीकल रखी होती है, तो उसकी जो डेप्रीसिएशन है ऑब्वियसली वो व्हीकल किस काम आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के काम आ रही है, तो उस टाइम की जो डेप्रीसिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आएगी। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो? दिस इज योर एंटायर कॉस्ट शीट, दिस इज योर एंटायर कॉस्ट शीट। और भाई ऑब्वियसली क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार पीपीटी देख लेते हैं जस्ट फॉर क्विक रिवीजन। कॉस्ट शीट, डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए ये बात लिखी। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, सीओजीएस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। ओवरऑल एक बात लिखी, सीए वाला बच्चा जरूर कहेगा सर सीओजीएस के बाद ऑफिस एंड एडमिन तो आएंगे। ओवरऑल एक बात लिखी है समझाने के लिए अपनी भाषा में। सीओजीएस गुड्स बेचने को तैयार है, उसमें बेचने वाले खर्चे ऐड कर दो तो कहीं ना कहीं आपका सामान बिक गया। आपको बेचने तक की टोटल कॉस्ट निकालनी है। सीओजीएस को मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोड्यूस्ड गुड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऑब्वियसली देयर इज नो फॉर्मूला सर, इतने गुड्स बनाए, इतने पहले के पड़े हैं, उसमें से इतने बिक गए, इसमें इतने सॉरी नहीं बिके, तो जो नहीं बिके अगर हटा दूं तो वो गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी जितने गुड्स बिके हैं। फाइन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मैंने आपको दिखा दी। ये देखो सारा कुछ मैंने आपके लिए बना रखा है, भैया बड़ी मेहनत करी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स देखूं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? ऐसे सवाल बीच में पूछता रहता हूं जस्ट टू चेक योर नॉलेज। ओवरहेड्स डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? सर ऑब्वियसली इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑब्वियसली इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद लिंकिंग कर दी मैंने, क्या देखो ये अपनी भाषा में पहले डिटेल में समझाया, जब खुद लिखते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया दिमाग में जाता है। फिर ये पीपीटी आपके रिवीजन के लिए, 3 खर्चे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, हर खर्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे डायरेक्ट को मिला दिया प्राइम कॉस्ट आ गया, सारे इनडायरेक्ट को मिला दिया ओवरहेड्स आ गया। क्लियर? टाइप ऑफ ओवरहेड्स, फंक्शनल व्यू, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसको वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो, कुछ और प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हैं। ये किन के लिए भाई, ये बता दूं, ये सिर्फ सीए वालों के लिए, सीएमए वाले तो सीधा ऑफिस और एडमिन ऐड करते हैं। फिर सेलिंग कॉस्ट शीट, एक देखो ये ढांचा थोड़ा सा दिखाया मैंने, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फिर प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट, सीओजीएस, फिर ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेट, अल्टीमेटली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कुछ पॉइंट्स अभी साथ में बताए थे। अच्छा इसमें एक पॉइंट हो सकता है मेरा वहां मिस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बराबर नहीं है, ये बात बताई थी। ये बात देखो ये नहीं बताई थी, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स कॉस्ट के टोटल को हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। हर चीज का एलैबोरेटेड डिस्कशन है। सर आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम ही मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? मटेरियल तो आप बाजार से बना बनाया खरीदते हो, उसके बाद आप जितने भी खर्चे करते हो आप अपने मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए करते हो। मटेरियल के अलावा करते क्या हो, लेबर का खर्चा करते हो, ओवरहेड्स करते हो। तो लेबर और ओवरहेड्स को कुल मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कई पढ़ाई में, पूरी पढ़ाई में, कॉस्टिंग में कन्वर्जन कॉस्ट वर्ड आता है, बच्चा सोच रहा है पेपर में ये क्या होता है, ये क्या होता है? भाई लेबर एंड ओवरहेड्स, इसको कई बार प्रोसेसिंग कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। कई बार मैं आई कांट गारंटी कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या वर्ड यूज करेगा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट को ऐड करता है, ये वाली बात भी देखो, जो चीज कॉस्ट को बढ़ाती है वो प्रॉफिट को कम करेगी। ओपनिंग स्टॉक इज अ नेगेटिव फिगर, नेगेटिव थिंग फॉर प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को कम करेगा। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट को कम कर रहा है, यानी प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। कॉस्ट को कम कर रहा है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये वाली बात। फिनिश गुड्स को आपको फीफो बेसिस पे वैल्यू करना है। अब सर सही बताऊं, नाउ इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल। जिंदगी में प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कॉस्टिंग में तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अभी अब टेंशन मत लो, मैंने कहा सारा काम करा के जाऊंगा, आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे हम लोग। विद्यास्थल, मैं, विशाल सर पीछे पड़ जाएगा आप लोगों के। आप लोगों की तरक्की चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए।
प्रैक्टिकल काम करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके पास जो है मैं यहाँ पे लाया हूँ। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आप लोगों को नोट्स आप देख सकते हैं, और क्वेश्चंस जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। जैसे मैंने कहा था यार, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो बिना प्रैक्टिकल तैयारी के तो भैया काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। देखा जाए तो अब ये नहीं कह सकते कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो कोई थ्योरेटिकल थे, क्योंकि वो हमने सब कुछ समझा है। अब वो और आपका ज़्यादा पक्का हो जाएगा आपके क्वेश्चंस में। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आप लोगों के पास नोट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी मैं जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का स्टार्ट करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो मैंने साइड में ये भी लिखा हुआ है कि जनवरी 2021, मतलब जो कुछ टाइम पहले ही हमारा एग्जाम होके चुका है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। हल्का सा चेंज था लेकिन इसी टाइप का था, ठीक है ना। तो आपको मैं बहुत ही पेपर एग्जाम ओरिएंटेड कहीं ना कहीं तैयारी कराने वाला हूं। बिना समय बर्बाद करे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई बहुत जरूरी है। देखो, द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2007। थोड़ी भी कई बार ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि हम जनवरी 2007 के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जनवरी 2007 के लिए हम लोग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो चलिए, उसके बाद आपको देखो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, आपको पता है आपके 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। इन तीनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं जनवरी 1, जनवरी 31 के। उसके बाद यू आर गिवन विद द रॉ मटेरियल परचेज। आपको पता है अभी जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन आया था, और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें मटेरियल की परचेजेस नहीं दे रखी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कई मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो ये एजम्पशन ले लेते हैं माइंड में कि परचेजेस होंगी ही नहीं। तो मुझे बताओ यार, अपने दिल पे हाथ रख के, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें परचेजेस ही नहीं होती होंगी? परचेज नहीं होती, बाकी काम होता है। ये कैसे भाई, जादू से हो रहा है क्या? ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में मटेरियल की परचेजेस नहीं दे रखी, लेकिन आने वाला एक और आंसर दे रखा है, तो आपको परचेजेस कहीं ना कहीं एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी पड़ती है। तो ये बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन में परचेजेस है ही नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 और ब्रैकेट में लिखा है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यार यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जो है वो समझाना चाहूंगा, बल्कि स्टार मार्क करके लिखवाऊंगा। पहले बोल देता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको डायरेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर काम के लिए अलग अलग लगती है। तो एज अ स्टूडेंट बात बोलूं तो आप देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में दे रखी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं ये वाली बात जो है हम लोग स्टार मार्क करके यहां पे लिख लेते हैं सर। डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी भाषा में लिखवा रहा हूं। डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जब भी नाम आए तो ओवरहेड्स दिमाग में आना चाहिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टू बी डिराइव्ड, ऐसे मैं लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कई बार देखेंगे कि दूसरी किसी डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पर दे रखी होती है। जैसे इसमें आप देखें तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ है, और ज्यादातर फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिलेशन लेबर से ही होता है। अब ये वाली बात लिख लोगे तो मैं इसको हटा भी दूंगा कहीं ना कहीं। डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, और दूसरी बात हमारी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टू बी डिराइव्ड। चलिए, ये वाली बात जो है मैं यहाँ पर आप लोगों की हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। वी आर गिवन विद द सेलिंग एक्सपेंसेस, वी आर गिवन विद द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और वी आर गिवन विद द सेल्स और अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। क्या पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं अपने नोट्स में बनाता हूं, बच्चों के हिसाब से बना रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं कंपैरेटिवली हमेशा आसान दे रहा हूं, ठीक है। सेल्स दे रखी है 75,000। अब भाई शुरू करेंगे। सीए वाले बच्चों को ये बोलूंगा कि आपको बताया था कि जब भी एडमिन एक्सपेंसेस आपके एग्जाम में आ जाएं, आपके क्वेश्चन में आ जाएं, यू हैव टू थिंक कि ये एडमिन कौन से होंगे, क्या ये प्रोडक्शन रिलेटेड होंगे या ये ऑफिस रिलेटेड होंगे। और इस क्वेश्चन में बात करें तो देयर इज नो इंडिकेशन कि ये प्रोडक्शन से जुड़े हैं। ऑफिस भी नहीं लिखा वैसे तो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा परम पूज्य इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्योंकि भाई साफ सीधी सी बात है, अल्टीमेट मार्क्स तो उसी ने देने हैं। तो मैंने जनरली देखा है कि इंस्टीट्यूट कुछ इंडिकेशन ना होने पे एडमिन एक्सपेंस को ऑफिस रिलेटेड मान लेता है,
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर आ रहा हूं और क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर स्टार्ट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर देना है। चलिए हेडिंग, भाई ये बात भी बता दूं, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे कि कॉस्टिंग में हेडिंग को लेके, फॉर्मेट को लेके परेशान है, क्योंकि सच में यहाँ पर हर क्वेश्चन अलग अलग होता है, हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अलग होती है। लेकिन ये सोचने वाली बात, समय बर्बाद करने वाली चीज नहीं है। हेडिंग के लिए परेशान मत हो। मैं ये कहूंगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हेडिंग डाल दो। वो कह रहा है कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट। अब यहां पर कोई कॉस्ट शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ये चीज की जिससे आप सोच रहे हो कि आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। एक जैसे चलिए जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं उसी को यूज कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स का हमारा कॉलम है, देन डिटेल्स का हमारा कॉलम हो गया, और आउटसाइड अमाउंट का हमारा कॉलम हो गया, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? डायरेक्ट कॉस्ट लगती है और मटेरियल कॉस्ट लगती है। दोनों को मिला के लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस देखना होता है, कंज्यूम्ड देखना होता है? सर कंज्यूम्ड देखना होता है। कैसे देखें कंज्यूम्ड को? ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस। अब इस क्वेश्चन में क्या कोई परचेज से जुड़े खर्चे भी है क्या? एक बार देख लेते हैं, क्या कोई परचेज से जुड़े खर्चे भी हैं? तो हमारे क्वेश्चन में परचेज से जुड़ा खर्चा तो कोई नहीं है, सीधा परचेजेस दे रखी है 36,000। ओपनिंग मटेरियल 8,000 का है, क्लोजिंग मटेरियल 8600 का है। चलिए जी, सो यहाँ पर आपका 8,000 का ओपनिंग मटेरियल, 36,000 का मटेरियल परचेज, और क्लोजिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, क्लोजिंग मटेरियल आपका 8600 है। यही है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया? एक बार देख लो, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया? नहीं यही है जी। एक बार जल्दी से सॉल्व कर लें। फिर आपका मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया? मटेरियल कंज्यूम्ड आपका कितना आ गया? 8,000 और 36,000, आई थिंक दिस इज 44,000, और 44,000 माइनस 8600 करेंगे। 44,000 माइनस, भाई आप लोगों की कैलकुलेशन मेरे से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, आपके जवाब मेरे से पहले आने चाहिए। चलिए, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद दूसरा नंबर डायरेक्ट लेबर का। अच्छा, डायरेक्ट चीज़ें डायरेक्टली गिवन होती है, मैंने ऐसा बोला। हमारे क्वेश्चन में आप देखें तो डायरेक्ट लेबर आपको डायरेक्टली दे रखी है आपकी 16,000 रुपये, ठीक है ना। जो 16,000 है ये डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है। चलिए, और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पूरी पढ़ाई में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनका टोटल हो गया आपका प्राइम कॉस्ट, and the total is 35,400 and 16,400, this is 51,400। इसके बाद प्राइम कॉस्ट बोले तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट के बाद कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, बोले तो ओवरहेड्स, और सबसे पहले आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स पहला क्वेश्चन है, कोई लिस्ट नहीं है यहाँ पर, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स दूसरों के बेस पर है। क्या है? ध्यान से पढ़ना भाई, यहाँ पर गलती हो सकती है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 16,000 है, जो कि 160% है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का। 16,000 इज इक्विवेलेंट टू 160, सो व्हाट वुड बी 100%? का मतलब यार 100 ही होता है, ठीक है ना। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। प्लीज सारी यूनिटरी कैलकुलेशंस हैं, ध्यान से समझे। किसी बच्चे ने यहाँ पर 16,000 का 160% कर दिया तो वो गलत कर देगा। 16,000 160 के बराबर है, या तो आप डिवाइड बाय 160 इंटू 100 कर दो, या आप सीधा डिनोमिनेटर में 16,000 डिवाइडेड बाय 160% भी कर सकते हो। सर सब्जेक्टिव पेपर है, प्लीज कैलकुलेशन साथ में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, दैट इज 10,000। चलिए, भूलना नहीं है भाई, ये सीक्वेंस नहीं भूल सकते। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया तो दिस वुड बी कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना हो गया? 61,400। इसमें अभी ये ग्रॉस है, मैंने तो देखो बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करी है आप लोगों को। मैंने तो बड़े तकिया कलाम, बड़े मुहावरे, बड़े पुरानी बचपन की बातें यूज करी हैं कि इतिहास गवाह है कि ग्रॉस में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो नेट आता है। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं। हमारे क्वेश्चन में कितने हैं भाई? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 8,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 12,000। ओपनिंग इज 8,000, क्लोजिंग इज
12,000, बच्चा चाहे तो इसको 8 और 12 को इनर कॉलम में लिख के सीधा 4,000 नेगेटिव में भी बाहर ला सकता है। वही मैंने कहा ना, देयर इज नो फिक्स रूल, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होना हमने। इसको करेंगे, नाउ दैट वुड बी कॉल्ड एज माय फैक्ट्री कॉस्ट, दैट वुड बी कॉल्ड एज माय फैक्ट्री कॉस्ट। अब 61,400 में से कहीं ना कहीं 4,000 लेस हो रहा है, तो ये 57,400 हो गया। अब भाई ध्यान दो, वैसे हमारा सीए वाले बच्चों के लिए इसके बाद कुछ प्रोडक्शन से जुड़े खर्चे आते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कोई प्रोडक्शन से जुड़े खर्चे नहीं है। एडमिन जो दे रखा है उसको मैंने आपको ये बोला है कि ऑफिस वाले हम मानेंगे, कि अब ये सारी बात मेरी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट भी ऐसा ही करता है सर, ठीक है। आई एम नॉट अ टाइप ऑफ दैट टीचर जो ये बोलूं कि बेटा आप मेरे पे ब्लाइंड फेथ करो, ठीक है। अंधभक्त तो किसी का भी नहीं होना। आप लोग अपने स्टडी मॉड्यूल में ये बात को देख सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है और इसके बाद जो हमारा टोटल आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये छोटी सी बात मैं सिर्फ सीए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। अब अगर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं हो, पेपर में हम नहीं होंगे तो नहीं लिख के दिखाएंगे, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि उस केस में फिर आपका फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है। और जो सीएमए वाले बच्चे हैं, एक मैं छोटी सी बात यहां पर बता दूं, डिफरेंट कलर पेन से बता रहा हूं क्योंकि मैं सबको ध्यान देना चाहता हूं। सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आपको याद होगा, फैक्ट्री कॉस्ट में आप अपने ऑफिस और एडमिन वाले ओवरहेड्स यही ऐड करते हो और तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। कोई इतना सा फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो प्लीज सीएमए वाले बच्चे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने एडमिन एक्सपेंस को ऐड करेंगे, और सीए के बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आ जाता है, भाई अब दोनों ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आ जाता है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स उसमें प्लस किए जाते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस किए जाते हैं। तो दोनों बच्चे जो हैं वो इस तरीके से करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस और क्लोजिंग माइनस। अच्छा, पहली बात तो मैं अगर देखूं तो हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीए वालों का तो वही रहेगा भैया जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट थी, दैट इज 57,400। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस करना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करना है। ओपनिंग फिनिश गुड्स की बात करूं तो दिस इज 14,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात करूं तो दिस इज 18,000, तो 14 माइनस 18। ओ फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करने के बाद, फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं आपका क्या आता है भाई, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स को मैं क्या बोलता हूँ, इतने गुड्स पहले के बने बनाए पड़े हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स को मैं क्या बोलता हूँ, इतने गुड्स आपने और कहीं ना कहीं इतने रह गए आपके, इतने बिक नहीं पाए। क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारे क्वेश्चन में 57,400 माइनस 4,000 53,400 आएगा। और सीएमए वालों ने इसमें ऑलरेडी एडमिन एक्सपेंस ऑलरेडी ऐड कर दिए होंगे। सीए वाले बच्चे इसके बाद इसमें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड करते हैं और फिर सेलिंग वाले ओवरहेड्स ऐड करते हैं और तब जाके इनका टोटल कॉस्ट आती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। अब सीए और सीएमए दोनों बच्चों का कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो प्लस माइनस कर, एडमिन एक्सपेंस का बस प्लस करने की जो जगह है वो अलग अलग है। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस आपको दे रखे हैं सर, एडमिन एक्सपेंस दे रखे हैं। एडमिन एक्सपेंसेस 2600, सेलिंग एक्सपेंसेस 3400। तो एडमिन एक्सपेंस आपके 2600, सेलिंग आपके 3400, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो दिस वुड बी 54,000, 56,000 एंड 59,400 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी। एक बात मैं बता दूं, मैं सीए वाले बच्चों को ये बोलूंगा कि बेटा आपको एक नोट डाल के आना पड़ेगा कि एडमिन एक्सपेंस को हमने यहाँ पर ऑफिस रिलेटेड खर्चे बोला है, माना है, ठीक है। आप पहले काम कंप्लीट कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है तब जाके आती है सेल्स। अब मैं सिंपल बोलूंगा, मैं बच्चों को पूरी तरीके से कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ। क्वेश्चन या तो आपको प्रॉफिट देगा या तो आपको सेल्स देगा। अब इस क्वेश्चन ने अगर देखा जाए तो आपको सेल्स का डेटा दिया है, दैट इज 75,000 का। अगर आपको 75,000 की इसने सेल्स दे दी तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो 75,000 माइनस 59,400 अगर आप करोगे, ये भाई करो भाई आप लोग, वही कैलकुलेशन। यार पहले ही बता दूं, चाहे मेरी फेस टू फेस क्लास हो, कोई भी क्लास हो, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बिना खुद की कैलकुलेशन करे आप अच्छा कंफर्टेबल नहीं हो सकते, सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं हो सकते, ठीक है ना। मेरे आंसर्स को जो मैं लिख रहा हूं वो ये नहीं कि स्क्रीन से टेप लो या बाकी बच्चों के आंसर्स के बेस पे आप जवाब दो, आप प्लीज खुद करिए अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए इस सब्जेक्ट में। तो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रहा है 15,600 रुपए, और भाई यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर तो नहीं दिया, लेकिन पूरा लॉजिकली हमने किया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है। आप लोगों ने भी साथ में काम किया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी कुछ भी क्या कहते हैं अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे मेरे तक अपनी बात को ज़रूर पहुंचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यार हमने कर लिया है कॉस्ट शीट का। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको जो हमारे ये मैं बोलूँगा कि जैसे एक ओवरऑल अरदास से पहले मूल मंत्र पढ़ा जाता है, तो कॉस्टिंग से पहले कॉस्ट शीट किसी ने नहीं पढ़ी तो वो कॉस्टिंग नहीं कर सकता। मैंने आपको कॉस्ट शीट बहुत इलैबोरेटली समझाई है, एक क्वेश्चन भी करा और अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फिलहाल भाई अभी के लिए थोड़ा सा विराम मैं यहाँ पर दूंगा, अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ये वाले हमारे लेक्चर में। इसके बाद हम अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले समय में। इसलिए अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच गाइस।